नमस्कार। इटली में जॉर्जिया मेलोनी की एक नीति थी कि जितने भी इमिग्रेंट्स आ रहे हैं इलीगल उन सबको पड़ोसी देश मतलब करीबी देश अल्बानिया में रखा जाएगा। उसके लिए उन्होंने अल्बानिया के प्राइम मिनिस्टर से एक समझौता भी किया था, एक मुआहदा भी किया था कि हमारे पास जो इमिग्रेंट्स हैं जो कि इलीगल हैं, हम उनको आपके कंट्री में भेज देंगे। लेकिन दूसरी बार ऐसा हुआ है कि इटली की कोर्ट ने उनके इस डिसीजन को स्ट्राइक डाउन किया कि नहीं, जो भी इमिग्रेंट्स हैं उनको वापस इटली लाया जाए, तब देखा जाए। ये एक बहुत सीरियस इशू है। कोई आदमी इलीगल आ गया है, आकर के आप यहाँ पे अराजकता फैला रहे हैं। इटली कितनी प्रॉब्लम्स झेल रहा है इमिग्रेंट्स से, ये सबको पता है। मेलोनी उन सबसे छुटकारा पाना चाहती हैं, लेकिन इजिप्ट या व्हाइट अफ्रीका जिसे बोलते हैं, इजिप्ट, सूडान, ये पूरा एरिया, या जिसे बोलते हैं कि मोरक्को वगैरह, इससे कितना इमिग्रेशन हो रहा है, या पूरे अफ्रीका से ही कितना इमिग्रेशन हो रहा है इटली में। इससे इटली क्राइसिस में जा रहा है। फूड क्राइसिस, रहने की क्राइसिस, रिसोर्सेज की क्राइसिस, लेकिन झेलना पड़ता है जॉर्जिया मेलोनी को। जॉर्जिया मेलोनी इज द प्राइम मिनिस्टर, जुडिशरी को नहीं झेलना पड़ता। इस बार 7 लोग थे, जिनमें से एक इजिप्शियन और कुछ बांग्लादेशी, उनको डिपोर्ट किया गया था। इटली की जो नेवी है उनको ऑर्डर किया गया कि इन सबको वापस लाओ। क्या इटली बनने जा रहा है एक इस्लामिक कंट्री? इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं प्राची अधिकारी, जो खुद अपने आप में एक एंटी इमिग्रेशन एक्टिविस्ट भी हैं और बॉलीवुड की एक्ट्रेस भी हैं, और साथ में ये एक लॉयर भी हैं। प्राची जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे शो में। प्राची जी, क्या ऐसे जो जजमेंट्स हैं वो कंट्रीज का फ्यूचर खराब कर सकते हैं? बिल्कुल, कंट्री का फ्यूचर भी खराब कर सकते हैं और ऐसे जो वहाँ के नेटिव्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। जो रियल पॉपुलेशन होती है, उसकी वो बढ़ती है कम तादाद में। अ, और ये पॉपुलेशन जो इमिग्रेंट्स की होती है और ख़ासकर मुस्लिम इमिग्रेंट्स की, मतलब कोई ये ना समझे मैं नस्ली भेद कर रही हूँ, बट ये सच्चाई है कि अगर एक जो रियल नेटिव्स हैं, मैं एक आंकड़ा ऐसे ही दे रही हूँ रफ, अगर वो 2 बच्चे पैदा करते हैं, तो एक जो इमिग्रेंट है वो 10 बच्चे पैदा करता है। और बाद में बड़ा बेतुका-सा बयान दिया जाता है, कई लोगों द्वारा और सोशल एक्टिविस्ट के द्वारा, जो ह्यूमन राइट्स के नाम पर और सोशल एक्टिविज़्म के नाम पर एक तरफ़ा, या फैक्ट चेक्स के नाम पर, आपने देखा होगा, ऐसी संस्थाएँ, ऐसे लोग काम करते हैं जो सिर्फ़ अ, इस्लामीकरण की ओर उस देश का उदय करना चाहते हैं बस। वो उदय नहीं कर रहे होते, अंधकार में धकेल होते हैं। उनके बच्चे 10 या 15 हो जाते हैं, मल्टीपल मैरेजेज़ हो जाती हैं। कई बार वो रेफ्यूजी स्टेटस लेते हैं। अगर वो इमिग्रेंट्स नहीं भी होते और रेफ्यूजी स्टेटस से भी इमिग्रेंट बनते हैं, तो वो अगर वो दिखाते हैं तस्वीरें किसकी, मेलोनी इसके खिलाफ नहीं थी कि वो रेफ्यूजी स्टेटस दें। उन्होंने पहले भी कहा था एक बार कि भैया हम इनके खिलाफ नहीं है, बट ये है कि जब आप अपने औरतों और बच्चों का चेहरा दिखाकर हमसे असाइलम माँगते हैं, लेकिन आप जब आते हैं तो आप मर्द ज़्यादा आते हैं, औरतें कम आती हैं, और मर्द क्यों आ जाते हैं? सही बात है, वो मर्दों को नहीं देते। तो आप ये देखिए कि इस तरह से जो तादाद बढ़ती जाएगी, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी बनती है, वो अपने लोगों के लिए इलेक्ट होकर आई हैं, उस उनके देश ने उन्हें इसीलिए चुना है। वो उनकी जो साइट है, जो मानसिकता उनकी है, उससे वो प्रसन्न हैं, उससे वो इत्तेफ़ाक रखते हैं, उससे वो सहमत हैं, इसलिए उन्होंने मेलानी को चुना है, जॉर्जिया मेलानी को चुना है। और अगर जॉर्जिया मेलोनी कोई भी फैसला लेती हैं, या उनकी सरकार कोई भी फैसला लेती है, तो वो अपने लोगों के हित में लेती है कि हमारे लोगों का हित रहे। टैक्स पेयर के पैसों पर ये लोग पलेंगे, कहाँ से जाएँगे? ये तो खुद ही आए हैं, तो इनकी कोई ऐसी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, और दूसरी चीज़, अगर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मान लीजिए अच्छी भी है, अगर यहाँ के डॉक्टर से अच्छा, इटालियन डॉक्टर से अच्छा उनका डॉक्टर है भी, तो वो उसको क्यों चांस दें? वो अपने डॉक्टर को क्यों ना दें? जो पैसा वो उसको पे कर रहे हैं, वो अपने ही डॉक्टर को क्यों ना पे करें? जो इंजीनियर्स उनके वहाँ पहले से हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको ही क्यों ना काम दें? वो ऐसे लोगों को, जो क्वालिफाइड भी नहीं है और अनकॉल्ड हैं, अनइनवाइटेड हैं, जो ज़बरन आए हैं, कभी शिप के रास्ते, कभी बोट के रास्ते, कभी किसी के रास्ते, कभी किसके रास्ते, जो इल्लीगल तरीके से एंटर कर रहे हैं, और
मानवाधिकार के नाम पर जिनको लोग खड़े हो जा रहे हैं जिनके लिए, उनको ये सोचना चाहिए कि आप अपने देशों में रख लो ना, इनके 57 देश हैं, वहाँ इनको रख लीजिए। आप इनको उनके ऐसे विकसित राष्ट्रों में भेजकर उनकी इकोनॉमी डाउन करने का काम कर रहे हैं। उनके लिए आप एक डूम डे लेकर आ रहे हैं। उनके लिए एक ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि वो जो है एक अंधकार की ओर को जा रहे हैं। मतलब या तो कुछ ऐसा होता कि इनका कोई कंट्रीब्यूशन होता और ये इनवाइटेड होते और इटली की पॉपुलेशन इतनी कम होती कि इनकी जरूरत पड़ जाती कि भैया लोगों का अकाल है, ना आपको किसी ने बुलाया है, ना आपको कोई चाह रहा है। ऊपर से आप वहाँ आ रहे हैं और वहाँ की गवर्नमेंट जो है जब फैसला ले रही है कि इनको भेजा जाए या तो एकदम से ये जो कोर्ट के जजेस हैं वो इस तरह का फैसला ले रहे हैं। मैंने एक बार इसी तरह का कुछ फैसला कनाडा में हुआ था, तो उसके जज के बारे में मैंने पढ़ा। तो उनका बैकग्राउंड जब मैंने चेक करा तो उनके फादर या मदर में से कोई एक, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, उसका इस्लामिक बैकग्राउंड था। नाम उन्होंने अंग्रेज़ों वाला रखा था, लेकिन इस्लामिक बैकग्राउंड था। तो यहाँ पर भी मैं जजेस के नाम देखने की कोशिश कर रही थी, तो मुझे जजेस के नाम नहीं मिल रहे हैं। आई वुड बी वेरी ऑनर्ड अगर अगर कोई दर्शक में से कोई व्यक्ति इन जजेस का नाम दे और फिर उनका बैकग्राउंड चेक करा जाए कि क्योंकि मानसिकता इसी से पता चलती है। जब कोई कोई भी कोई फैसला सुनाता है तो हम कहते हैं जुडिशरी बायस है। जुडिशरी जो है वो बायस नहीं है, अनबायस्ड है बोलते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कहीं न कहीं, कभी न कभी जजेस भी बायस हो जाते हैं क्योंकि उनकी मानसिकता के हिसाब से वो फैसला लेते हैं। एक जज जब आता है फैसला सुनाने के लिए, तो उसकी साइकी रहती है। उसका पक्ष और पक्ष और जो अपोजिशन वाले हैं, जो दूसरी पार्टी के हैं, उन सबको सबकी और जो बातें सुनने के बाद लेकिन उसका झुकाव जिसकी ओर रहता है या जिसकी उसकी जो मानसिकता के अकॉर्डिंग जो रहता है, वो कहीं न कहीं उसको देखकर ही फैसला करता है। हमने बहुत बार देखा है। तो इससे जो विदेश है वो अछूते नहीं हैं। विदेशी प्रणाली भी इसी तरह से कहीं न कहीं काम करती है। आपने एक जज देखे होंगे, वो बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन वो भी बहुत भावनात्मक फैसले देते हैं। जबकि हमारा कानून या वैश्विक कानून ये कहता है, अगर हम कानून की बात करें, तो ये कहता है कि आप सही और गलत देखिए। आप भावनात्मक और ये सब मुद्दे नहीं देखते हैं, आप सही और गलत ही देखते हैं। कानून की नज़र में या तो सही होता है या गलत होता है। और कानून की नज़र में आपके पास प्रूफ होने चाहिए, विटनेस होने चाहिए और जो दलीलों पे सही बैठे और जो आपको प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है, उस पे आप फैसला लेते हैं। लेकिन असल में होता क्या है, फैसले आपने अगर आप एक जज हैं बहुत अमेरिका के फेमस जज हैं और मैं उनका नाम भूल रही हूँ, थोड़े बुजुर्ग हैं वो। बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, नो डाउट। लेकिन जभी भी वो फैसले लेते हैं तो बहुत भावनात्मक तौर पे वो फैसले लेते हैं। तो अगर एक जज की हैसियत से देखा जाए तो मुझे वो सही नहीं लगता। क्योंकि आपको भावनाओं से परे सही गलत और उस देश के लिए क्या सही है वो देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप केवल ह्यूमन राइट्स के नाम पर एक देश को बिल्कुल ही विभाजनकारी स्थिति में लाके पैदा कर दे और जो उसके रियल जो लोग हैं, आपको ह्यूमन राइट्स उनके तो दिखाई दे रहे हैं, जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं या इमिग्रेंट्स हैं, लेकिन आपको राइट्स उनके नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो वहाँ के लोग हैं, नागरिक हैं, जिनके हितों का संरक्षण करना वहाँ के प्रधानमंत्री का प्रथम कर्तव्य बनता है। आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है। टैक्स कौन कौन देगा इनको खाना? कौन देगा इनको खाना? कौन देगा इनको नौकरी? क्या इतना पर्याप्त है इटली के पास? क्या इटली अपने पतन की ओर नहीं जा रहा है इस तरह के काम करके? क्या इटली अपना विनाश नहीं कर रहा है इस तरह के काम करके? क्या जजेस कल को अगर इटली की इकोनॉमी डाउन होगी या इटली में सिविल वॉर की स्थिति आएगी या इटली में कुछ भी ऐसा गड़बड़ रहेगा या क्राइम रेट बढ़ेगा इन इमिग्रेंट्स के तहत, क्योंकि जहाँ इमिग्रेंट्स इस टाइप के आए हैं इस्लामिक इमिग्रेंट्स, वहाँ ऐसा हुआ ही नहीं है कि वहाँ कोई क्राइम नहीं बढ़ा है। क्राइम 100% बढ़ा है और आप जानते हैं इतिहास गवाह रहा है आपको। जैसे हमने जर्मनी की बहुत पहले घटना डिस्कस करी थी, जो 2 माँ-बेटी थी, उन्होंने 2 रेफ्यूजीज़ की मदद करी। बाद में उन्हीं रेफ्यूजीज़ ने उनकी सोमालियन रेफ्यूजी या अफ्रीकन रेफ्यूजीज़ ने उनकी कार जलाई, उनका रेप करा। ये सभी जानते हैं। आप कैसे एक 3 लाख 4 लाख की आबादी वाले क्षेत्र में जर्मनी के सर्विलांस कैमरे से देखा गया कि 5 लाख सोमालियन शरणार्थी जो हैं
वो अटैक कर देते हैं। कैसे उनके लिए पहली बार इस तरह की कशमकश वाली स्थिति से गुज़रना था। हमने देखा कि यही हुँ, रेफ्यूजीज़ और सो कॉल्ड असाइलम सीकर्स, सो कॉल्ड इमिग्रेंट्स, सो कॉल्ड इल्लीगल इमिग्रेंट्स, ये जितने भी हैं, ये जो बोर्ड के रास्ते या मानव अधिकार के तहत आते हैं, ये किस तरह से बलात्कार, आगजनी, हुँ, टायर जलाना और क्या नाम है ट्रक क्रिसमस के दौरान ट्रक में गाड़ी चला देना लोगों के ऊपर और सिर्फ क्रिसमस वाली मार्केट पे और क्रिसमस का सामान जो हुँ, लोग खरीद रहे हैं वही वाली मार्केट पे। फिर एक आदमी जो है हुँ, स्पेन में नंगा भाग रहा है, अल्लाहू अकबर कह रहा है, छुरा लेकर भाग रहा है, लोगों पे हुँ, टैप कर रहा है। उसके बाद कहा जाता है कि वो पागल है। फिर गे क्लब के बाहर 140 लोगों पर अंधाधुंध गोलियाँ चला देता है व्यक्ति। पाक हुँ, ओरिजिन का, पाकिस्तान ओरिजिन का, अफ़गानिस्तान हुँ, का पासपोर्ट होल्डर, वो जब अमेरिका में शरण लेता है, अमेरिका में आता है, वहाँ नौकरी करता है, वहाँ प्रेम विवाह हुँ, करता है, 2-4 बच्चे पैदा करता है, तब तक वो मेंटल नहीं होता। लेकिन जब वो मार देता हुँ, है गेज़ को, उसकी वाइफ़ का हुँ, बयान होता है कि भैया उसको ये पसंद नहीं थी गे, इसलिए उन्होंने मार दिया। लेकिन उसका बाप कहता है वो हुँ, मानसिक तौर पे असंतुलित था। ठीक है? जो फ्रांस में गाड़ी चलाता है, वो असंतुलित माइंड का था, पर उसे गाड़ी बराबर चला रहा था। ठीक है? अपने आप को उसने नहीं मारा, असंतुलित था। जो जर्मनी में छुरा भोंक देता है, वो भी असंतुलित था। अपने आप को नहीं छुरा भोंकता है, वो दूसरों को, वो भी हुँ, नॉन मुस्लिम को भोंकता है। जो स्पेन में हुँ, अल्लाहू अकबर करके भाग रहा था, वो भी। और हैदराबाद में आपने देखा होगा 2 बहनें जो बुर्का पहनकर थी, वो पहले चर्च में घुसती हैं, मदर मैरी की मूर्ति तोड़ती हैं, ठीक है? फिर सीधे-सीधे हुँ, रास्ते से आती हैं, गलियाँ-वलियाँ बदलती हैं, ठीक है? तब तक वो मेंटल नहीं होती। उसके बाद वो पूजा पंडाल में जाती हैं, मूर्ति का गला और हाथ तोड़ती हैं। उसके बाद उनका आईटी हुँ, सेक्टर में काम करने वाला भाई आता है और वो उनको छुटा लेता है और पुलिस वाला कहता है मेंटली हुँ, डिस्टर्ब है ये। पुलिस वाला खुद कहता है। तो आप देखिए पूरी दुनिया यानी कि इंक्लूडिंग भारत, इनकी एक तरह की जो रणनीति है उससे परेशान है। लेकिन यहाँ कोई कहने की हिम्मत नहीं रखता है, लेकिन वहाँ मेलोनिया कह रही है, मेलोनी कह रही हैं। तो जब मेलोनी कह रही हैं और मेलोनी उसके ऊपर काम करना चाह रही हैं, तो वहाँ के हुँ, जुडिशरी को उनका साथ देना चाहिए और मुझे तो लगता है कुछ ऐसे बिल जैसे यहाँ पारित करते हैं, वहाँ पर भी जन समर्थन के साथ इस चीज़ को आगे आना चाहिए, वरना इटली का इस्लामीकरण बहुत गंदा वाला होगा और ये मैं क्योंकि मैंने खुद इटली में शूटिंग करी है लेको टाइम्स में मेरा बहुत बड़ा इंटरव्यू ही था। थैंक्स टू द इटालियन मीडिया क्योंकि मुझे उस तरह से उर्फ़ी जावेद और उनकी तरह से इसको भुनाना नहीं आता था और मेरे इंस्टाग्राम में अधिकारी प्राची में मैंने इसे टैग भी करा हुआ है। बहुत अच्छा कवरेज दिया था मुझे, इसलिए मेरे लिए तो इटली बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने वहाँ ये चीज़ महसूस करी, जो मेरी टीम से भी, मेरी मूवी की टीम से भी कुछ इस तरह हुँ, के लोग गए थे, तो वो भी वहाँ अफ़ेयर चला रहे थे उन इटालियन महिलाओं से। ताकि उनकी शादियाँ वहाँ हो जाएँ और वो किसी तरह से वहाँ बस जाएँ क्योंकि मैंने अपनी आँखों से चीज़ें होते हुए वहाँ देखी थी उस वक़्त। ये 2014-2013 की बात होगी लगभग, क्योंकि तब हमें शेंगेन मिलता था, अभी भी शायद शेंगेन ही मिलता होगा। तो चलिए। वही मैंने ये दोनों जगह पे ये चीज़ें गौर करी, तो मुझे लगता है इस्ला इ इ इटली का इस्लामीकरण अगर रोकना है तो अ, मेलानी को काम करने देना चाहिए और जुडिशरी को उनका साथ देना चाहिए। कि अगर वो कोई फैसले ले रही हैं तो उसका इट और बट जान के वो उन फैसलों को हुँ, देखें। सिरे से नकार देना सिर्फ मानवाधिकार के नाम पे मुझे लगता है कि पहले मानवाधिकार चैरिटी बिगिन्स एट होम तो आप पहले अपने लोगों को हुँ। देखिए, फिर आप जाके बाहर भीख देना शुरू करिए। पहले आपके लोगों को खाने को नहीं है, आप बाहर भीख देंगे। अच्छा एक चीज़ ये कि हुँ, इस पूरे गेम में कहाँ गोटी फँसती है, ये देखना चाह रहा था मैं कि ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जाकर के कुछ-कुछ लफड़ा हो रहा है, जहाँ पर फॉरेनर्स जाके या ये इमिग्रेंट्स जाकर के गड़बड़ कर रहे हैं, वहाँ के लोग बोलते हैं ये एक ऑर्गेनाइज़्ड रैकेट है जो कि हमारी कंट्रीज़ की डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं। यूके में भी यही हो रहा है। और जहाँ पे ये थोड़े भी मतलब अगर 5 लाख की पॉपुलेशन में 50,000 भी बन गए, तो अब ये शरिया इम्पोज़ करना चाहते हैं। क्या वाक़ई में कोई ऑर्गनाइज़्ड रैकेट है इनके पीछे?
देखिए, ये ग्लोबल जिहाद की मानसिकता है। मैंने हमेशा से कहा है, मैं पिछले 8-10 सालों से ये बात कर रही हूँ। अ, ये ग्लोबल जिहाद पूरे विश्व में एक ही सोच के तहत चलता है कि कैसे काला पताका, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना, हमारे भगवा की पताका या हमारा तिरंगा पूरे विश्व में फैलाएँ हम। मतलब जो मेरा अपना स्लोगन है वो है अ, समूचे विश्व में भगवा लहराए, समूचा विश्व सनातनी हो जाए, जो भी सनातन का शत्रु है उसका बीज नाश कर देना भगवान। मेरा पर मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम जो सोच है, हमारी जो सोच है वो ये नहीं है कि सब लोग मर जाएँ, नहीं। हम कहते हैं हमारे शत्रु शत्रु जो ऐसा नहीं है कि वो अपनी मान्यता को खत्म कर दें, ऐसा नहीं हो, पर हमारे सनातन को रिस्पेक्ट करे, हमारा हमें बर्बाद ना करे। ठीक उसी प्रकार से इनकी सोच है कि पूरे विश्व को काले तंबू के तहत, एक टेंट के तहत काला झंडा जिहाद का, इनके इस्लामिक झंडा फहराया जाए, पूरे विश्व में इस्लाम नाज़िल हो, उसी ग्लोबल जिहाद की तरफ कोई बढ़ रहे हैं। देखिए, इनके साथ तो प्लस पॉइंट एक चीज़ है ना, ज़कात के नाम पे हर मुसलमान देता है पैसा। मैंने अच्छे-अच्छे राइट। पढ़े-लिखे मॉडर्न जजेस की तैयारी कर रही हुई लड़कियों के मुँह से सुना है कि हम अपना पैसा ज़कात में देते हैं। अब मैं किसी का नाम नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन ऐसी पॉपुलर फैमिलीज़ हैं, उनकी बेटियाँ कहती हैं, जो जजेस की तैयारी कर रही हैं, जो जुडिशरी में जाने वाली, कि हम अपने लिए हम ज़कात देते हैं। अब वो ज़कात किसमें यूज़ होता है हमको पता है, आपको पता है। और उसामा बिन लादेन का आई मस्ट कोट इट अगेन, उसामा बिन लादेन का एक इंटरव्यू है, मुझ पे यकीन ना हो तो आप कहीं यूट्यूब में देख लीजिएगा। और वो पत्रकार को इंटरव्यू दे रहा है जो शायद आपके शो में भी आ चुके होंगे। एक बार वो किसी न्यूज़ चैनल के शो में तो आए हैं। उनको शायद गोली भी लगी थी एक बार शायद। तो वो उनको इंटरव्यू दे रहा है और वो बहुत पुराना इंटरव्यू हामिद मीर उसका। को। हाँ, तो वो हामिद मीर को। कहता है, हाँ, हाँ, हामिद मीर शायद। तो वो मैं नाम नहीं जानती उनका, लेकिन हाँ, फ़ेमस है वो काफ़ी वहाँ पाकिस्तान में। तो उनको कह रहा है कि ये जो वो कहते हैं कि वो एक बात कहते हैं कि ये आपने जो ये लगाई हुई है, किसने लगाई हुई है? कहता है, "ये जो अफ़ीम है।" बोला, "हाँ।" कहता है, "ये अफ़ीम वो वहाँ वहाँ के लिए है।" तो बोलता है, "वो तो पंजाब है।" बोलता है, "नहीं, नहीं, उसके पीछे।" बोलता है, "वो तो इंडिया का पंजाब।" कहता है, "हाँ, ये उनके लिए है।" फिर बाद में वो बताता है, यानी कि हमारी नस्लों को बर्बाद करने के लिए वो अफ़ीम उगा रहे हैं, यानी कि ड्रग वो बनाएँगे और बेचेंगे हमको। बेचने वाला कौन है? बेचने वाला 100% इस्लामिक मुल्क रहता है। अगर ब्राज़ील से भी आता है तो इनके तहत आता है और बिकता कहाँ है? हम जैसे लोगों को, जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ होती है, नॉन मुस्लिम बच्चों को। दूसरी चीज़, उसने ये कहा था कि मुझे भर-भर के पैसा, उसामा बिन लादेन ने कहा कि मुझे जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है मुझे अपने इंडियन मुस्लिम भाइयों से मिला है। यानी कि मुझे जो वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड, अगर ये बात अमेरिका को पता चल जाए या इस बात पे लोग गौर करें तो इंडिया से शरीक नफ़रत करने लग जाएँगे, क्योंकि उनके लिए इंडियन मुस्लिम बाद में होगा, उनके लिए इंडियन हो जाएगा। तो उसने ये कहा था कि मुझे इंडियन मुसलमानों से बहुत मदद मिली, मैं ऐसे ही हमला नहीं कर पाया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उसने कही और उन छोटी-छोटी बातों को हमें समझना चाहिए था कि उसी समय हमें स्लीपर सेल जैसी चीज़ों को खत्म करना चाहिए था। क्योंकि ये ग्लोबल जिहाद जो है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। एक मक्का मदीना में बैठा हुआ शेख, आज मक्का मदीना एक अड्डा बन गया है। फ़िल्म इंडस्ट्री से भी जो लोग जाते हैं, जो अपने एनजीओ के माध्यम से, कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो अपने एनजीओ के माध्यम से, जैसे आमिर खान वगैरह हैं। आपने देखा होगा ये वो चलाते हैं, अ, अपने पुरानी मस्जिदों और मदरसों के रिपेयर का काम, रेनोवेशन का काम। लेकिन आपने देखा होगा ये कौन थी, सुमेधा पाटकर, क्या नाम था उनका? जो मेधा पाटकर। पानी मेधा पाटकर, हाँ, मेधा पाटकर के नाम ही बदल दिया मैंने उनका। मेधा पाटकर के साथ इन्होंने एक आंदोलन करा पानी के ऊपर, नरेंद्र मोदी को अपोज़ करा था उस वक़्त। अब बात नरेंद्र मोदी की नहीं, बात यहाँ पर देश की है। पर जहाँ-जहाँ देखिए, ये बैठे थे साइलेंट, मूवी नहीं कर रहे थे। लेकिन जहाँ-जहाँ मराठवाड़ा ये गए हैं, लोगों का हाल-चाल जानने, किरण को साथ लटका के, वहाँ-वहाँ आप लिख के ले लीजिएगा कितना धर्मांतरण हुआ है। इन्होंने वहाँ कितना मज़हबीकरण करा है, ये आप पता लगाइएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये बॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड, और ये कहाँ करता है मीटिंग? टर्की में। कहाँ करता है? इटली में। हाफ़िज़ सईद जैसे लोगों के साथ इनके कंधों में हाथ रहते हैं।
मौलानाओं के साथ इनके कंधे में हाथ रखते हैं, तो ये मक्का मदीना एक हब बन गया है। तो इन लोगों के पास है बतेरा पैसा, तो ये उस पैसे को यहाँ पर इल्लीगल मस्जिदों का इस्तेमाल करने के लिए, कब्जा करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज के तहत हथियाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि एक अ, दुबे जी हैं या बीजेपी के कोई नेता है, उन्होंने लेटर लिखा है कि भाई ये जो 1 करोड़ से ऊपर चिट्ठियां प्राप्त हो रही हैं वक्फ के उसमें, वक्फ बिल के अगेंस्ट में, तो आप इनको देखिए, कहीं कहीं साजिश नजर आ रही है, क्योंकि जाकिर नायक भी वहां बैठ के बोल रहा है कि 50 करोड़ 50 लाख भी अगर अपोज करेंगे चिट्ठियां लिखकर, तो अ, ये वक्त का बिल पास नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब ये एक पूरी संगठित तरीके से योजनाबद्ध तरीके से भारत में काम हो रहा है, अब देखिए जो आ रहे हैं उनको भेजना मुश्किल हो रहा है, उनको यहाँ के नेता रख रहे हैं। इसी तरीके से अमेरिका के सिस्टम में बाइडन, जब बाइडन था तो ये घुसे हुए थे। वहां कुछ कुछ मार्केट ऐसे हैं, जैसे ये सऊदी अरेबिया वालों का मार्केट है, ऐसा लगता है कि जैसे मिनी सऊदी मुस्लिम एरिया में घुस गए। आज आप यूके का हाल देखिए, यूके में किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यूके में जब प्रोटेस्ट होते हैं तो वो वहां के रिपोर्टर्स या लोकल्स को गाली देते हैं, फक ऑफ यूके पुलिस बोलते हैं। आप ये सोच सकते हैं हाउ मच balls दे हैव टू से समथिंग लाइक दैट इन देयर ओन, इन दोस पीपल्स ओन कंट्री, मतलब उनकी उन लोगों की खुद की कंट्री में ये बोल रहे हैं कि तुम अपनी ऐसी तैसी कराओ, और ये अपने शरिया लागू कर रहे हैं, क्योंकि गलती वहां के लोगों की भी नहीं। इन्हों पहले ये बेचारे बनते हैं, मदद मांगते हैं, जीने का अधिकार मांगते हैं, उसके बाद ये उंगली पकड़ के पोंचा पकड़ लेते हैं। तो ये चीजें कोई गौर नहीं करता, जबकि हमारी संस्कृति में चाणक्य, आचार्य चाणक्य कह के गए हैं कि भाई आप जो शरणार्थी है, जो शरणार्थ मांग रहा है आपसे, उसको आप अपनी सीमाओं से दूर रख के मिडिल में, यानी कि जो नो मैन जोन है वहीं पर टेंट लगा के उसकी मदद करिए, उसे खाना दीजिए, पीना दीजिए। अगर आप उसे अपने घर के अंदर ले आएंगे, तो आज वो आपसे मदद मांग रहा है, कल को आपसे वो अपनी पूजा पद्धति मांगेगा, कुछ दिनों के बाद वो आपसे ये कहेगा कि हम आपके बगल में बैठे हैं। तो वो सरकारों को चुनने का, आपकी सरकारें सत्ता बदलने का नियंत्रण रख लेगा। तो इससे आपको दूर रहना है। तो इन चीजों को हमारे भारतीय समाज में अभी तक अगर नहीं अ, चिन्हित करके अपनाया गया है, तो ये हमारी कमजोरी है। विदेशियों ने तो, कई विदेशियों ने, मुसलमानों ने इसको सबने अपनाया है। मुसलमान कभी आपको, देखो मुसलमान मुल्क बहुत कम है, इक्का दुक्का जो आपको नागरिकता देते हैं। आपको क्या सऊदी अरेबिया नागरिकता देता है? वीजा देता है, खुला वीजा देता है, बस खुला वीजा, वो उसके लिए काम वाम के लिए, वो भी आप कैसे काम करते हैं आपको पता है, उस टाइप के कामों के लिए वीजा देता है। बाकी कोई वीजा नहीं देता। आपकी किसी मजदूर को बुलाता है तो कुत्ते की तरह मारता है। किसी की अगर कंपनी हड़पना चाहता है तो आज वो बोल देगा भैया तुमको मैंने, हमारी ये जमीन मेरी है, तुम यहाँ से गेट आउट हो जाओ। बैंक पे उसका उसका कुछ नहीं चलता, कानून कुछ कानून नहीं है। कानून नाम की कोई चीज नहीं है, उनकी लाठी उनकी भैंस, जब तक वो चाहेंगे तब तक आप। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि इनके साथ डील, जैसे अमेरिकन सेनेटर, एक अमेरिका की पार्लियामेंट में भी आई थिंक एक बार एक अमेरिकी अधिकारी थे, मिलिट्री अधिकारी, तो उन्होंने ये कहा था सेनेट को वो करते हुए, एड्रेस करते हुए, कि आप जब अफगानिस्तान में वॉर लड़ते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, और आपके अपोजिशन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हार जाए, उससे आप बोलते हैं हाथ मिला के बेटर लक नेक्स्ट टाइम, आपसे पार्टी संतवाना देते हैं, क्योंकि आप लड़ रहे होते हैं, वो भी अपनी जान बचा रहा होता है। लेकिन आप उस पागल कुत्ते को क्या कहेंगे कि जिसके साथ आप लड़ रहे हैं वो आया ही मरने और मारने के लिए है, मतलब वो मरने के लिए आया है, वो फिदायीन बन के आया है, तो आप क्या कर लोगे उसके। और नीचे जो आप देखो, ऐसे भी फोटोज आए हैं जिसमें ऊपर बॉडी बिल्कुल सही है, जैकेट पहना हुआ है यूनिफॉर्म का, नीचे नीचे उसने अपने प्राइवेट पार्ट में लोहा लगाया हुआ है। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आप फोटोज देखिएगा, इंटरनेट पे अवेलेबल होंगे आपको, हर चीज ये तो निकाल देते हैं। तो ये ग्लोबल जिहाद की जो साजिश है, इसमें औरत, बच्चे, मर्द सब शामिल है, छोटा बड़ा, इनकी लड़कियां, बुढ़े, बूढ़े सब झूठ बोलते हैं और लाइन। और हमारे वहाँ क्या है कि हम कहते हैं अरे लड़की है जाने दो,
अरे बच्चा है जाने दो, वो उसको शील्ड बनाते हैं। जब तक आप इन सब लोगों को उड़ाना शुरू नहीं करेंगे, मैं तो देखिए साफ-साफ बात करती हूँ, शत्रु शत्रु होता है, शत्रु की कोई आयु नहीं होती है। और टेररिज्म, अगर वो जो सामने वाला बालक इतना समझ रहा है, अगर वो 7 साल से ऊपर का है, हमारे इंडियन उसमें तो ये कहा गया है कि क्राइम डन बाय अ 7 इयर्स ओल्ड टिल 7 क्राइम इज़ नो क्राइम। अगर 7 साल तक का बच्चा है, उसने कोई क्राइम करा है, तो उसको क्राइम इज़ नो क्राइम। 0 टू 7 इयर्स हिज़ क्राइम इज़ नो क्राइम। फिर उसके बाद की जो है वो सीढ़ी अब थोड़ी-थोड़ी डिज़ाइन हुई है, कि भैया अगर 12 से 16 साल का है, उसने कुछ करा है, तो उसको हम देखेंगे कि उसकी मानसिकता क्या थी। अगर उसे पता है, उसे डर है, तो इसका मतलब उसे पता था कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो उसको फिर एक एडल्ट की तरह ट्रीट करके ही वो करा जाएगा। तो यही मैं बोलती हूँ कि अगर जैसे कोई जूस इज़राइली है, इज़राइली सैनिक है, उसको खड़े होकर वो महिला गाली दे रही है, वो बेचारा डट के खड़ा हुआ है, उसके मुँह पे थूक रही है, वो डट के। मैं बोलती हूँ, डू नॉट टेक सच इंसल्ट, यू आर देयर टू सेव योर कंट्री, यू आर आल्सो समबडीज़ boy, you're somebody's son, you are somebody's man. I think your family, daughters or woman would not like to see you in such a condition where a woman is spitting on your face and abusing you, using filthy language and just insulting you uh, to the Right. reach that you want to, you want to finish yourself. आप अपने आप को till the extent you want to finish yourself, कि भैया इतनी इंसल्ट नहीं, अनबेरेबल हो रही है। तो मुझे लगता है कि यू शुड लिव विथ योर डिग्निटी, यू शुड ब्लो दैट वुमन अप एंड थ्रो हर फ्रॉम योर वे। उसे हटाओ अपने रास्ते से। अगर ऐसा कोई लड़का है, लड़की है, कोई आदमी है, कोई औरत है, जो एक टेररिस्ट को टेररिस्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए, without being biased on their ages or without discriminating uh, मतलब with sexual discrimination नहीं होना चाहिए। आप ये लड़का है, लड़की है, आदमी है, टेररिस्ट टेररिस्ट है। चाहे वो इशरत जहां हो, चाहे वो आपका कसाब रहा हो, लड़का हो या लड़की हो। हम जब इक्वल जेंडर इक्वालिटी की इंटरनेशनल फोरम पे बात करते हैं, तो हम क्राइम में क्यों नहीं बात Right. करते? क्राइम में वो बेचारी क्यों है? अगर आपको सम्मान बराबर है, तो आपको अपमान झेलने की भी गलत काम करके ये इतनी कुव्वत होनी चाहिए। तो मुझे लगता है वैश्विक पटल पे जो ये साजिश हो रही है ग्लोबल, इट इज़ अ स्ट्रैटेजी और अ प्लॉट और कॉन्स्पिरेसी दैट दे आर knitting. It's a web knit. इट्स अ वेब नेट, जैसे होता है ना मकड़ी का जाल बुनना, ये वेब निटिंग है। ये एक वेब निटिंग है, बहुत ही माइक्रो तरीके से, जो माइक्रो तरीके से पूरे ग्लोब ग्लोब में ये फैलेगी, और ये फैला रहे हैं और कामयाब हैं। कहीं पर प्यार से, कहीं पर मार से, कहीं पर चालाकी से, साम दाम दंड भेद, दिस इज ऑल अलतकिया अपनाओ। कई बार मैंने सुना है हिंदुओं से या नॉन मुस्लिम से जो कहते हैं, यार किसी ने मदद नहीं करी, उसने करी। क्यों? क्योंकि दे नो कि आप वल्नरेबल हो या आपको ज़रूरत है, यू आर इन नीड। उनको पता है कि आपके लोग नहीं आ रहे हैं, तो अब आपको कैसे सॉफ्ट तरीके से ला सकते हैं। मारना तो आखिरी तरीका है, ये तो सबसे पहला है कि सॉफ्ट तरीके से अगर आपको ले आएँगे अपनी ओर, आप कभी उनको छोड़ कर नहीं जाओगे। ऐसा होता है जहाँ हिंदू इग्नोर करता है, वहाँ मुसलमान हाथ डाल के आपको अपनी ओर मिला लेता है। हिंदू क्या है, थोड़े से में पिघल जाता है। जहाँ किसी ने पुचकारा, हाथ दिया मदद का, वहाँ हिंदू उसकी ओर, वो अपने लोगों के खिलाफ। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जैसे वो देखते हैं कोई ड्रग एडिक्ट लड़की है, वो नाइट क्लब के बाहर है, वो देखते हैं, वो अंदर गए, उन्होंने देखा कि कोई लड़की है सिगरेट शराब पीती है या ड्रग करती है, उनको उसने ऑफर करा, यही सब ड्रिंक ऑफर करा, उसके ऊपर खर्चा करा, धीरे-धीरे उसको अपने सूट्स पहनाए, जैसे अपने कपड़े हैं वो पहनाए, उसको मॉडेस्टी से ड्रेस करना सिखाया, उसको अपने घर ले गए, उसको बताया कि ये तो सब फ्री खाना है, उसने कहा ये फ्री खाना है, उसके वहाँ पे कल्चर ही नहीं था। उसके बाद धीरे-धीरे जब उसको पता चलता है कि बिल्स ये देगा, वो तो एशिया का कल्चर है, तो वो मुसलमान बताते हैं कि हमारा कल्चर है। हालाँकि वो ये नहीं बताते कि हम ऐसे क्या बोलते हैं, लड़कियों को हरम में भी रखते हैं, लॉन्डी बनाते हैं, वो ये नहीं बताते, गुड पार्ट। They always tell the good part. They always tell the good part to the woman, and the woman who is unaware of the fact, उसको ये जब बताया जाता है तो बड़ा खुश होती है।
कि भैया इस्लाम में ये है, वो है। उसके हम्म, बाद जब वो हो जाती है, पूरा लव जिहाद एक ट्रैप है, वहाँ बोलते हैं रोमियो जिहाद, अंग्रेज़ों में बोलते हैं रोमियो जिहाद। हम्म, आपने हम्म, पिछले 3-4 साल पुराना देखा होगा, ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम था ना, जो टीनेजर हम्म, लड़कियों को पकड़ के रेप करते थे, बलात्कार करते थे। राइट, आपने वो बिल्कुल देखा सही। होगा, तो उसमें किस-किस के नाम हम्म, थे, कौन-कौन चेहरे थे। मैं तो बात बना के नहीं बोल रही हम्म, हूँ। और आपने देखा होगा कैसे आज से 6-7 साल पहले या 8 साल पहले तकरीबन एक ब्रिटिश सोल्जर की गर्दन ज़िबा करी गई, आपने देखा होगा। ये सब न्यूज़ मेरी बनाई हम्म, हुई नहीं है, क्योंकि यूके ने एक पैरेलल हम्म, शरिया कोड को एक्सेप्ट करा, उसका खामियाज़ा आज यूके भुगत रहा है। ठीक है ना? आज उनकी हम्म, इकोनॉमी देखिए, सब चीज़ें क्यों डाउन हो रही हैं, क्यों ये कनाडा वगैरह आप देख रहे हैं, इनमें कहाँ से आ रहे हैं? आपने देखा होगा कनाडा का रुख, जब लाउड स्पीकर की बात हुई थी कोरोना काल के दौरान, वहाँ कितने लोगों को ये जॉब से निकाला गया। ब्लास्फेमी हम्म, ये इनके ब्लास्फेमी के केस पे। आपने देखा होगा एक एक हम्म, जिहाद चला था, जॉब जिहाद। हम्म, लेटर लिखे गए थे और हमारे हिंदू इतने हम्म, बेवकूफ थे कि कोई भी टिप्पणी करते थे तो वो अपना प्रोफाइल और अपनी उसका जो कंपनी थी उसका प्रोफाइल टैग करके रखते थे। और वो लोग एक फॉल्स अकाउंट, ब्लू टिक के फॉल्स अकाउंट लेकर कि भैया कोई क्वीन है, कोई प्रिंसेस है, पता चला एक हम्म, प्रिंसेस है, वो 10 आदमियों के साथ किसी कमरे में रूम में आपत्तिजनक हालत में पकड़ी गई थी, तो उसके घर से उसको निकाल दिया गया था। तो वो इन हम्म, पाकिस्तानियों के साथ मिलकर ये काम कर रही थी, जॉब जिहाद वाला। शी वाज़ आल्सो रनिंग द सेम सिंडिकेट। तो वो ऐसा करके हम्म, वो लेटर लिखती है किसी त्रिपाठी के नाम पर। उसने लिख दिया कि जय हम्म, हिंद या कुछ लिखा था, मैं अपने भारत के साथ हूँ और ये हम्म, लोग ऐसे थूक रहे हैं, जो कि इंडिया में सच बात थी कि दे वर स्पिटिंग एट इन दोज़ डेज़ व्हेन कोरोना वाज़ कोरोना की एक हम्म, फैली हुई थी। क्या बोलते हैं हम्म, पेंडेमिक्स ये टाइम था हमारा। पेंडेमिक था ना? पेंडेमिक तो बोलते हैं उसको। हम्म, तो वो फैला हुआ था। राइट, तो आप हम्म, देखिए हाँ, तो हम्म, उस समय की बात है, क्योंकि देखिए मुझे बातें याद आ रही है, मैं वो इसको इंटरलिंक करके आप हम्म, देखिएगा। पेंडेमिक्स के टाइम पे ड्यूरिंग द हम्म, पेंडेमिक्स आप ये देखिएगा कि ये लेटर कितने वायरल हुए कि ये फला, और हमारे हिंदू इतने बेवकूफ थे कि वो उस बेचारे उसको कंपनी को टैग करा, तो वो कंपनी को लिख कर कि आपका ये एम्प्लॉयी है और ये ऐसी-ऐसी भावनाएँ मुसलमानों के खिलाफ रखता है, तो उस बेचारे को 1 हम्म, करोड़ का जुर्माना, कोई त्रिपाठी था या द्विवेदी था, कुछ था वो, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, हम्म, तो उसकी वाइफ बोलती है इंडियन गवर्नमेंट से वीडियो के माध्यम से या लेटर लिखती है कि हम्म, अचानक से पुलिस आई, इसे पकड़ के ले गई, जबकि सीसीटीवी कैमरे में बिल्कुल फुटेज साफ थी कि उसने कोई ब्लास्फेमी नहीं करी थी। एक ये हैदराबाद का लड़का था, इंडियन हैदराबाद का, हम्म, 2 पाकिस्तानी थे हम्म, या 2 वहीं के गल्फ उसके सऊदीया मूल के 2 आदमी थे, 1 पाकिस्तानी था, 1 हम्म, यहाँ का था, हैदराबाद इंडिया का। ये उसके पास जाते हैं, उससे बहस हम्म, करते हैं किसी बात की कि हम काम नहीं करेंगे, और वो इनको कहता है नहीं तुम्हें काम करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात होती है, और उसको बाद में बोल दिया जाता है, उसको धक्का देते हैं। कहते हैं हमने धक्का इसलिए दिया क्योंकि उसने किसी ब्लास्फेमी करी थी, यानी कि ईस्ट निंदा करी थी, मोहम्मद के खिलाफ या उसके खिलाफ बोला था। ये सब बोल के उस बेचारे हम्म, को पुलिस से पकड़वा देते हैं, 1 करोड़ का जुर्माना लगता है, उसकी हम्म, वाइफ का रो-रो के बुरा हाल हो जाता है। तो इस तरह का ये जो हम्म, एक एजेंडा था, इन्होंने पूरे विश्व में फैलाया। आपको याद होगा एक फेमस शेफ था, वो शेफ वहाँ के थे, दुबई में काम करते थे शायद, उनको भी निकलवाया इन्होंने काम से। उन्होंने भी एक पोस्ट करा, तो राइट। उसको भी इन्होंने टैग करके, तो ये देखिए ये किससे, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। ये एक सुनियोजित मतलब साजिश थी ब्लू टिक की, और इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था ये ब्लू टिक फेक है। ये सारे जिहाद अब हम इटली में देखेंगे। फाइनल क्वेश्चन और जरा जल्दी में, क्योंकि हम 34 मिनट्स पहुंच चुके हैं। तो बिल्कुल, बिल्कुल, फाइनल। देखिए देखिए देखिए, मैंने आपको एक किस्से इसलिए सुनाए, ऐसा नहीं है कि लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगे इसलिए, लोग इससे कनेक्ट करें कि कनाडा से लेकर ये साजिश इंडिया में रची गई, दुबई तक इंडियन हिंदूज को नहीं छोड़ा गया, जिसने मुँह खोला उसको करा गया। तो क्या ये इनको छोड़ेंगे? और जिनको लगता है ना कि इंडिया में कि क्रिश्चियन, ईसाई भाई-भाई, याद रखिएगा चर्च पे पत्थर फेंके थे और ऊँचा पैजामा पहन के वो गया था, और बाद में बोला गया
कि वीएचपी ने करा है, वीएचपी या बजरंग दल वालों ने करा है। बाद में जब साजिश देखी गई तो कोई रिक्शे वाला था मुस्लिम, बाद में उसने कहानी बनाई कि मेरी कोई क्रिश्चियन गर्लफ्रेंड थी। तो ये कहानियाँ और इन किस्सों पर इन लोगों के कभी यकीन मत करना। ये पूरी दुनिया में एक ही पैटर्न से बाइडेन के टाइम पे जब पत्थर मारे गए, जैसे इंडिया में मारते हैं, एशिया में दंगों में मारते हैं, ठीक उसी प्रकार से लूट-पाट हुई मॉल में और बोला गया अल्लाहू अकबर। So this is what is happening all around the world. It's global और it is going to take over everything अगर आप लोग alert नहीं हुए. If Italy is not going to work accordingly, if the Italian judiciary is not going to work accordingly, and with the understanding of these jihadi mindset, if they are not going to understand the jihadi mindset, if they are not going to study on that what they actually want, वो क्या रियलिटी में चाहते हैं, अगर वो नहीं स्टडी करेंगे और इसके अकॉर्डिंगली वो रिएक्ट नहीं करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली वो कानून नहीं बनाएंगे और इसके अकॉर्डिंगली वो बिल पास नहीं करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली वो इनको बाहर नहीं निकाल के फेंकेंगे, तो इटली भी एक दिन काले तंबू का बम्बू बनेगा और इटली भी समाप्त होगा और वो इटली नहीं, इटालियस्तान बन जाएगा। बस मैं इतना कहना चाहूँगी और जॉर्जिया मेलोनी बहुत राइट, अच्छा काम कर रही है, उन्हें करने देना चाहिए। राइट। थैंक्स अ लॉट प्राची अधिकारी जी, बहुत ही बढ़िया और डिटेल में आपने बताया कि क्या सिचुएशन है और क्या इटली बनेगा इस्लामिस्तान। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।